तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा कि ईगुडो और मित्सुरी नई अपर मून फोर नाकिमी की सामना करते हैं। हाउएवर बैटल अधूरा रह जाता है। तभी मुजिरो अपर मून वन कोकुशिबो के पास आ पहुंचता है। दोनों के बीच बातचीत होती है जिससे हमें पता चलता है कि कोकुशिबो मुजिरो का पूर्वज है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसपे मुजिरो अपने एक हाथ को खो देता है। ऐसे ही लगभग वो हार जाता है, बट वह कोकुशिबो को संभालने गेन्या आता है। हाउएवर गेन्या भी कोकुशिबो के हाथों अपने दोनों हाथों को खो देता है। तभी वह उसकी रक्षा के लिए उसका बड़ा भाई सानेमी आ जाता है। गेन्या और सानेमी के बीच अंडरस्टैंडिंग्स होती है और दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। वेल है तो वो भाई ही। देन सानेमी और कोकुशिबो के बीच लड़ाई शुरू होती है। अब सानेमी के साथ आगे क्या होने जा रहा है? क्या वो इस एंशिएंट समुराई को हरा पाएगा या कोई और फाइट को ज्वाइन करेगा? जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। 忍びの時代は終わる。कोकुशिबो और सानेमी अपने अपने तलवारबाजी को एक दूसरे के आगे दिखाते हैं। कोकुशिबो मून ब्रीथिंग के फिफ्थ फॉर्म को यूज़ करता है। हाउएवर सानेमी डॉज करके पीछे चला जाता है। अगेन कोकुशिबो हमला रिपीट करने लगता है और सानेमी भी विंड ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म से काउंटर करता है। कोकुशिबो सानेमी से इम्प्रेस्ड होकर कहने लगता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा शारीरिक ताकतें भी अपने चरम पर है। लड़ते लड़ते सानेमी सोचने लगता है, मेरे त्वचा अभी भी रेंग रहे हैं। ये राक्षस एक ही हमले से ब्लेड की एक अनियमित और जटिल भ्रम बनाता है। उनकी लंबाई और आकार हमेशा बदलते रहते हैं, सो उनका कोई फिक्स रूप नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि उसने मुजिरो को हरा दिया। जिन हमलों के बारे में मुझे लगा कि मैंने डॉज किया वे एक जैसे नहीं थे, वे विकृत है। अगर मेरे सेंसेस को लंबे एक्सपीरियंस से सम्मानित नहीं किया गया होता तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाता। और उसकी स्पीड और वो ब्रीथिंग का भी यूज़ कर रहा है। ढेर रिजेनरेटिव एबिलिटीज़ और शक्तिशाली एक डीमन ब्रीथिंग यूज़ कर रहा है, वो भी अपने रफ्तार और हमलों को तेज़ करने के लिए। इंटरेस्टिंग। फिर वो कोकुशिबो को हंसते हुए कहता है कि तुम एक मारने लायक डीमन हो। तभी सानेमी विंड ब्रीथिंग सेकेंड फॉर्म के साथ तुरंत आगे बढ़ता है, बट कोकुशिबो अपने हमलों को भी बचने के लिए यूज़ करता है। हाउएवर सानेमी उछलकर ऊपर से कोकुशिबो को अटैक करने आता है। कोकुशिबो अपने तलवार से सानेमी की तलवार को रोकता है। तभी सानेमी अपने एक पैर से गेन्या के स्वॉर्ड को पकड़कर कोकुशिबो को अटैक करता है, बट कोकुशिबो डॉज करता है और अपने हमले यूज़ करता है। दोनों ही अपने अपने ब्रीथिंग सेल से हमले लगातार करते रहते हैं, जिससे वह सिचुएशन एकदम तूफानी बन जाता है। कोकुशिबो सोचने लगता है, वो मेरे हमलों को टक्कर दे पा रहा है। ये फीलिंग बहुत नॉस्टैल्जिक है और मुझे ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सानेमी बहुत एग्रेसिव हो जाता है और कोकुशिबो के हमलों का सामना करता है। मुजिरो और गेन्या दोनों चिल्लाने लगते हैं। सानेमी ब्लिंक तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक होने से भी वो मर सकता है। कोकुशिबो लड़ते लड़ते कहने लगता है, कई युगों पहले जब पूरी देश ऐसे ही युद्ध में थे, विंड हाशिरा के अगेंस्ट मैंने अपनी तलवारबाजी को बहुत सुधारा। फिर कोकुशिबो मून ब्रीथिंग सिक्स फॉर्म यूज़ करता है। इससे सानेमी के शरीर में स्लैशेस लग जाते हैं। इससे उस जगह के स्तंभ भी टूटने लगते हैं। गेन्या बहुत डरने लगता है क्योंकि वो दीवारों और स्तंभों की वजह से उन्हें देख नहीं पा रहा था। सानेमी का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और वो खून से पूरा लिपटा होता है। कोकुशिबो कहने लगता है, तुम बहुत देर तक डटे रहे, लेकिन ये अंत है। अगर तुम हिलोगे तो तुम्हारे अंग फोड़ जाएंगे। सानेमी का पल्स बढ़ रहा था। फिर वो एक इविल स्मर्क के साथ कोकुशिबो पर हमला करता है। सानेमी कोकुशिबो को जोकिंग मूड के साथ कहने लगता है, हे क्या हुआ, तुम थोड़े अस्थिर लग रहे हो। लगता है मेरा खून अपर मून्स पर भी काम करता है। मेरे खून का स्मेल डीमंस को मदहोश करता है। ये बहुत रेयर खून है, जी भरकर इसे टेस्ट करो। जैसे ही सानेमी एक डीमन स्लेयर बना, उसने नोटिस किया कि उसका खून अनोखा है। जब उससे खून निकल रहा था, उसकी डीमन मॉम स्लो हो गई थी। जैसे ही उसने उन्हें मार दिया, दुनिया के सारे रंग
वर्न और फेडेड हो गए। उसने पूरी रात निराशा में गुजारा। उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स या निचिटिन ब्लेड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने खुद तलवारों से अपने आप को आर्म किया और डीमंस को मारा, पकड़ा और सूरज की किरणों में जला दिया। अब अगर वो इन चीज़ों को याद करे तो ये सुइसाइड करने की कोशिश के जैसा था। बट वो मरा नहीं, क्योंकि उसका खून डीमंस को मदहोश करता है। वो एक डीमन स्लेयर से मिलता है जो डीमंस का शिकार करता था। उसका नाम मासाचिका कुमेनो था। मासाचिका ने सानेमी को एक ट्रेनर से मिलवाया। बट सानेमी को पता था कि ये दुनिया कितना अन्यायी है, क्योंकि अच्छे लोग एक के बाद एक मरते रहते हैं। मासाचिका और सानेमी ने मिलकर उस वक्त के लोअर मून वान को हरा दिया। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये लोअर मून एनमू नहीं था जो मुगेन ट्रेन में है। ये एनमू का प्रेडिसेसर होगा। सो दोनों में मिलकर उसे हरा दिया। बस सिर्फ सानेमी ही हाशिरा बना, जिसका मतलब यही हुआ कि बेचारा मासाचिका मारा गया। प्रेजेंट में सानेमी कोकुशिबा पर विंड ब्रीथिंग 6 फॉर्म को यूज़ करता है। कोकुशिबा हैरान होने लगता है कि इतने छोटों के बावजूद भी सानेमी कैसे हिल रहा है। कोकुशिबा ने अब तक जिन हाशिरास का सामना किया उसके खिलाफ ये मैच ऑलरेडी ओवर होगा। सिंस सानेमी ने अपनी ब्लीडिंग को खुद रोका, कोकुशिबा सोचने लगता है कि क्या सानेमी का ब्लड अपने ब्रीथिंग से रुक रहा है। क्या वो अपने हिम्मत को बाहर निकालने से रोकने के लिए मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है। फिर कोकुशिबा कहने लगता है, किसी भी तरह से ये ऐसा कुछ नहीं है जो एक इंसान को करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लाजवाब। कितना समय हो गया है जब से मैंने इस हल्के नशे को एक्सपीरियंस किया है। ये प्लेजेंट है। ऐसे ही दोनों एक दूसरों पर हमले करते रहते हैं। तभी कोकुशिबा अपने पैर को रखकर सानेमी की तलवार को रोक लेता है और अपनी तलवार से सानेमी पर हमला करता है। हमले के लगने से ठीक पहले सानेमी को कुछ मेमोरीज दिखने लगते हैं। वो मास्टर उबुयाशिकी को देखता है और डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स के उन मोमेंट्स को याद करता है। मास्टर उबुयाशिकी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सानेमी अक्सर गुस्सा होता था। उसके मुताबिक कोई जिसका हाथ गंदा नहीं करता और अपने लाइफ में एक भी रिस्क नहीं है और सिर्फ दूसरों पर हुक्म चलाता है, वो भी एक बेफिक्र नज़र से। ऐसे ही एक दिन उसने हाशिरा मीटिंग में मास्टर उबुयाशिकी को र्यूड बिहेव किया। ग्योमे कहता है कि सानेमी को लोगों से ढंग से बात करने का तरीका नहीं पता है। मास्टर इत्सोके कहते हैं क्योंकि उन्होंने बुरा नहीं माना। सानेमी तभी कहने लगता है, आप बेशरम हैं, आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं, आप डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स को हथियार समझते हैं। आपने शायद ही कभी मार्शल आर्ट्स या कुछ और भी ट्राई कर चुके हैं। मैं आपको देखकर ही बता सकता हूँ, बट आप डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेड भी हैं। ये पैथेटिक है। अब मैं तंग आ गया हूँ। ये सब सुनकर मास्टर उबुयाशिकी मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तलवार चलाने की कोशिश की, पर इससे मेरा दिल तेज़ हो गया और मैं इसे 10 बार भी नहीं कर सका। मैं तुम्हारे जैसा होता अगर मैं कर पाता। मैं एक शक्तिशाली तलवारबाज बनना चाहता था और अपने शरीर से दूसरों के जीवन की रक्षा करना चाहता था, लेकिन ये मेरे लिए असंभव था। मुझे तुमसे इस तरह के कठिन काम करने कहने के लिए खेद है। इस पे सानेमी कुछ कह नहीं सका। मास्टर के चेहरे का वो लुक सानेमी को अपने मॉम की याद दिला रहा था। अपने बच्चों के प्रति माँ बाप की तरह मास्टर का उमड़ता प्यार सानेमी के गालों को धीरे से सहला रहा था। मास्टर कहने लगते हैं, अगर तुम हथियार हो तो मैं भी एक सेक्रीफिशियल पीस ही हूँ, और मेरे जैसा एक सिंगल पीस मर जाए जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को लीड करता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा रिप्लेसमेंट ऑलरेडी यही है। हाशिरा मीटिंग में ये तुम्हारा पहला दिन है, जो शायद तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने आप को तुम लोगों से ऊपर नहीं मानता, लेकिन हर कोई मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। एंड अगर तुम इससे परेशान हो तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के बारे में सोचने के बजाय एक हाशिरा के तौर पर लोगों की ज़िंदगियों को बचाओ। यही मेरा एकमात्र रिक्वेस्ट है तुमसे। मासाचिका के मरने के ठीक बाद ही तुम्हें बुलाने के लिए मुझे माफ़ करना। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीता होगा, क्योंकि तुम दोनों भाइयों जैसे थे। सानेमी मास्टर के मुंह से मासाचिका का नाम सुनकर हैरान होता है। तभी उस वक्त की फ्लावर हाशिरा यानी कानाए, जो शिनोबू की बड़ी बहन है, कहती है कि जब से मास्टर उबुयाशिकी लीडर बने, वे हर मेंबर्स के नाम और बैकग्राउंड्स याद रखते हैं। सानेमी चौंक जाता है क्योंकि उससे ही उन मरे हुए डीमन स्लेयर्स के नाम याद नहीं है जिनसे वो मिला था।
तभी मास्टर युबाशिकी कहते हैं, सानेमी, डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हर बच्चे यानी मेंबर्स अपनी इच्छा खुद लिखते हैं। उन इच्छाओं में से ज़्यादातर एक जैसे ही है। मासाचिका का भी यही था। मैं ये तुम्हें देने के बारे में कब से सोच रहा था। तभी वे सानेमी को एक स्क्रोल देते हैं। वो कहते हैं, मासाचिका तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह सोचता था। उसने एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा था, बिल्कुल मेरे सपने की तरह। प्रियजनों के मुस्कुराने की विश, मरने के दिन तक जीने के लिए और कभी भी उनके जीवन को क्रूरता से खतरा में ना डालने के लिए। भले ही हम उनके साइड में ना हो सके, हम चाहते हैं कि वो जीवित रहे। इससे सानेमी को अपने भाई गेन्या की याद आता है। प्रेजेंट में सानेमी गेन्या के गन को उठाता है, बट कोकुशिबो अपने तलवार से गन को रोकता है। हाउएवर सानेमी शूट करता है, बट इससे कोकुशिबो को खरोच तक नहीं आता है। इसके बाद वो मून ब्रीथिंग के थर्ड फॉर्म की यूज़ करता है, जिससे पूरी जगह धुआं धुआं हो जाता है। तभी शॉकिंगली कोकुशिबो धुओं से किसी और को आते हुए देखता है, एंड ये होता है हमारा स्टोन हाशिरा ग्योमे हिमेजिमा। ग्योमे फिर अपने हथियार को लेकर कहने लगता है, डीमन स्लेयर कॉर्प्स तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम इस दुनिया से सभी डीमंस को मिटा नहीं देते। ग्योमे सानेमी को अपने पेट के घाव को ठीक करने कहता है, एंड तब तक वो कोकुशिबो को संभालेगा। सानेमी थैंक्स कहता है। ग्योमे अपने अनोखे हथियार को घुमा घुमा कर कोकुशिबो की तरफ आता है। कोकुशिबो ग्योमे को सी ट्रूवल टेक्निक से देख रहा था। फिर वो एक इविल स्माइल करके सोचने लगता है, शाबाश, परफेक्ट फिजिकल फॉर्म फुली डेवलप्ड हो गया। इतने ग्रेट तलवारबाज को देखे हुए मुझे कितना साल हुआ होगा, शायद 300 साल। फिर ग्योमे एग्रेसिवली अपने हथियार को घुमाकर आगे बढ़ते रहता है। कोकुशिबो ग्योमे को हवा को काटते हुए आते देख हैरान रह जाता है। तभी तुरंत ग्योमे अपने हथियार के फ्लेल वाले पार्ट को कोकुशिबो पर मारता है। कोकुशिबो लकीली बच जाता है और मून ब्रीथिंग करने को निकलता है, बट तब तक ग्योमे के हथियार का दूसरा पार्ट यानी कुल्हाड़ी वाला पार्ट कोकुशिबो तक पहुंचता है। कोकुशिबो ग्योमे के इस अनोखे हथियार को हैंडल करने के स्किल्स को देखकर बहुत हैरान रह जाता है। फिर से वो डॉज करता है और मून ब्रीथिंग करने निकलता है, बट तभी ग्योमे स्टोन ब्रीथिंग के सेकेंड फॉर्म को यूज़ करता है, जिससे वहाँ भूकंप सा आ जाता है। ग्योमे का फ्लेल कोकुशिबो पर गिरने आता है, बट कोकुशिबो बच निकलता है। तभी ग्योमे अपने हथियार के चेन से कोकुशिबो को मरोड़ लेता है, बट अंदर से कोकुशिबो अपने स्वॉर्ड से ग्योमे की चेन को काटने को ट्राई करता है, बट वो चेन को काट नहीं पाता। कोकुशिबो बच जाता है, पर उसके थोड़े बाल स्टिल फंस जाते हैं। कोकुशिबो सोचने लगता है, उस हथियार की कुल्हाड़ी, चेन और फ्लेल के लोहे की शुद्धता काफ़ी अधिक है। उसके हथियार को काटने के पहले ही मेरा तलवार जो मेरे फ्लैश से बना है तबाह हो जाएगा। लोहा जहाँ थेरो सनलाइट एब्जॉर्ब हुए सेंगोकू एरा में खोजे ही नहीं गए थे। मुझे जस्ट इसके पहुँच के अंदर जाना है। इसके बाद कोकुशिबो ग्योमे के गले को एम करके उस पर अपना स्वॉर्ड चलाता है। तुरंत ग्योमे कोकुशिबो के पीछे आ जाता है और कुल्हाड़ी से अटैक करता है। जब अटैक नहीं लगता, वो फ्लेल को भेजता है। इससे भी कोकुशिबो बच जाता है। कोकुशिबो सोचता है, वो भारी रूप से निर्मित है और इतनी आसानी और चपलता से हथियार को अपने शरीर के विस्तार की तरह चला सकता है। ये अनबिलीवेबल है। ऐसे ही दोनों अपने अपने तलवारों से लड़ने लगते हैं। तभी एक साथ कोकुशिबो मून ब्रीथिंग सेकेंड फॉर्म और ग्योमे स्टोन ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म को यूज़ करता है। कोकुशिबो की तलवार को इसे चोट पहुंचता है, हाउएवर ये रिजेनरेट कर लेता है। कोकुशिबो कहने लगता है, ये टूटने के ठीक बाद ही रिजेनरेट करता है। तुम्हारे हमले व्यर्थ है, दयानी इंसान। फिर ग्योमे कहता है, मैं अपने हथियार को मुजान के लिए बचाना चाहता था, पर अगर मैं यहाँ हार जाऊँ तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे इसे अभी यूज़ करना होगा। ऐसे ही ग्योमे के हाथों में उसका डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हो जाता है। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगे भी, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इसके लिए वेट कर रहे थे एंड मैंने भी अपना बेस्ट देने के लिए फुल्ली ट्राई किया। सो बाय बाय।